दोस्तों, इस वीडियो में मैं गोवा के ट्रैवल प्लान की सारी इन्फॉर्मेशन आपको बताने वाला हूँ। जैसे कि गोवा कैसे जाना चाहिए, गोवा कब जाना चाहिए, गोवा में कौन से एरियाज़ में और कौन से होटल्स में रुकना चाहिए, गोवा में बाइक्स रेंट पे मिलती है तो उनका किराया कितना होता है, गोवा में सबसे फेमस पब्स या फिर क्लब्स कौन कौन से हैं, गोवा की ट्रिप एकदम कम से कम पैसों में कैसे प्लान की जा सकती है, गोवा में सस्ता और अच्छा खाना कहाँ पे मिलता है, गोवा की वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ के प्राइजेस क्या क्या है, ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। तो चलिए देखते हैं गोवा ट्रैवल मंकी के साथ में। तो हमारा पहला सवाल आता है कि गोवा कैसे जाना चाहिए। गोवा ट्रेन से या फिर एरोप्लेन से जा सकते हैं। अगर आप महाराष्ट्र से जाते हो तो आप ट्रैवल से भी जा सकते हो। ट्रैवल से गोवा जाने का खर्चा महाराष्ट्र से लगभग आपको 750 या फिर 800 के करीब आ सकता है। और अगर आप ट्रेन से महाराष्ट्र से गोवा जाते हो तो आपको खर्चा लगभग 350 के करीब आ जाएगा। और इतने ही पैसों में आप वापस भी लौट सकते हो। इसका मतलब ट्रैवल से आपको टोटल 1500 से 1600 रुपये लगेंगे और ट्रेन से आपको 700 रुपये लग जाएंगे आने और जाने का। ये जो 700 रुपये मैंने महाराष्ट्र से बताया है उसमें आप रिजर्वेशन में अपनी सीट बुक करके गोवा में 700 रुपये में ट्रैवल कर सकते हो। अगर आप एरोप्लेन से जाना चाहते हो तो आपको गोवा के डाबोलिम एयरपोर्ट की फ़्लाइट टिकट बुक करनी पड़ेगी और फिर आपको डाबोलिम एयरपोर्ट से पणजी या फिर कलंगुट के लिए एसी बसेस मिल जाएंगी। डाबोलिम से पणजी जाने का किराया लगभग 100 रुपये होता है और अगर आप डाबोलिम से कलंगुट के लिए बस लेते हो तो उसका किराया लगभग 150 रुपये होता है। अगर आप एरोप्लेन से जाते हो तो आपको टाइमिंग का ज़रूर ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ये जो एसी बसेस डाबोलिम से पणजी या फिर डाबोलिम से कलंगुट के लिए चलती है वो सुबह 8 बजे से ही स्टार्ट होती है। अदरवाइज़ आपको 1000 रुपये या फिर 1500 रुपये देकर भी डाबोलिम एयरपोर्ट से पणजी तक के लिए या फिर डाबोलिम एयरपोर्ट से कलंगुट के लिए जाना पड़ सकता है। तो आप ट्राई कीजिए कि आपकी फ़्लाइट जो है वो सुबह 8 बजे डाबोलिम एयरपोर्ट पे पहुंचनी चाहिए। इसका मतलब उसी तरीके की आपको फ़्लाइट बुक करनी होगी। अगर आप ट्रेन से ट्रैवल करते हो तो आपको 2 स्टेशंस की चॉइस रहती है। एक स्टेशन रहता है मडगांव और दूसरा रहता है वास्को दी गामा। मान लेते हैं आप मडगांव स्टेशन पे उतरते हो तो आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा टूरिस्ट मिलेंगे और बहुत ज़्यादा भीड़ भी मिल जाएगी। मडगांव स्टेशन पे उतरने के बाद कुछ ही दूर पर आपको बस स्टैंड मिलेगा और वहाँ पे जाने से पहले आपको कुछ प्राइवेट टैक्सीज वाले अप्रोच करेंगे जिनका किराया कलंगुट तक के लिए 600 से 800 रुपये तक हो सकता है। अगर आप फैमिली हो तो आपको ये किराया देने के लिए कोई एतराज़ नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर आप खुद से जा रहे हो और आप सिंगल हो या फिर आप कपल हो तो आपके लिए दिक्कत हो सकती है। तो इसलिए आपको बस से ही जाना चाहिए, ना कि प्राइवेट टैक्सी से। तो 4 लोगों से ज़्यादा लोगों के लिए प्राइवेट टैक्सी सही रहेगी और अगर कपल या फिर सिंगल हो तो आपके लिए बस सही रहेगी। तो अगर हम बस की मानते हैं तो आपको मडगांव से कदम्बा बस स्टॉप के लिए बस लेनी पड़ेगी जिसका किराया 10 से 15 रुपये होगा। फिर आपको कदम्बा बस स्टॉप से बस लेनी पड़ेगी पणजी के लिए, उसका किराया लगभग 50 रुपये के आसपास होगा। और फिर आपको बस लेनी पड़ेगी पणजी से कलंगुट या फिर बागा या फिर कंडोलिम के लिए। जैसे कि मैंने बताया मडगांव से कदम्बा बस स्टॉप 10 से 15 रुपये, उसके बाद में कदम्बा बस स्टॉप से लेके पणजी तक 50 रुपये और फिर पणजी से कलंगुट या फिर बागा के लिए आपको लगेंगे 40 से 50 रुपये। इसका मतलब 90 रुपीज़ के करीब आपको ये ट्रैवल आपके डेस्टिनेशन तक करना पड़ेगा। मान लेते हैं आप वास्को द गामा स्टेशन पे उतरते हो जो कि मडगांव स्टेशन के बाद आता है। अगर आप वहाँ पे उतरते हो वास्को द गामा स्टेशन पे तो आपको
पणजी के लिए बस मिल जाएगी जो कि 30 रुपये से 40 रुपये के करीब आपसे ले लेगी। उसके बाद में पणजी से आपको कलंगुट के लिए भी 30 से 40 रुपये में बस मिल जाएगी। इसका मतलब है कि आप वास्को द गामा स्टेशन पे अगर उतरते हो तो वहाँ से भी आपको ईजिली बसेस मिल जाती है। और वास्को द गामा स्टेशन पे उतरने का एक और फ़ायदा है कि यहाँ पे बहुत ही कम भीड़ आपको देखने को मिल जाएगी। तो अगर आप फैमिली के साथ जा रहे हो तो आपको यहीं पे उतरना चाहिए, क्योंकि यहाँ से आपको इजीली बसेस मिल जाती है और प्राइवेट टैक्सी लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हमारा अगला सवाल आता है कि गोवा में कहाँ पे रहना चाहिए और कौन से एरिया में होटल लेनी चाहिए। गोवा में टूरिज़्म मेनली 2 भागों में बांटा गया है, जिसमें से पहला है नॉर्थ गोवा और दूसरा है साउथ गोवा। ज़्यादातर टूरिस्ट नॉर्थ गोवा ही जाते हैं और नॉर्थ गोवा का सेंटर पॉइंट कलंगुट और बागा बीच को माना जाता है। अगर आप पहली बार गोवा जा रहे हो तो आपको नॉर्थ गोवा ही जाना चाहिए और वहीं पे होटल बुक करनी चाहिए। अब नॉर्थ गोवा के कुछ एरियाज़ हैं जो मैं आपको बताऊंगा जहां पे आपको होटल बुक करनी चाहिए, जैसे कि बागा बीच, कलंगुट बीच या फिर कंडोलिम बीच के आसपास आप होटल बुक कर सकते हो। लेकिन ये होटल बुकिंग आपको घर से ही करनी पड़ेगी, यानी कि गोवा पहुंचने से पहले। हो सके तो आप पे लेटर का ऑप्शन रखिए, ताकि जब आप गोवा जाते हो तो वहाँ पे आपको रूम देखने के बाद पैसा पे करना पड़े, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि आपकी रूम का साइज़ आपके हिसाब से थोड़ा कम होता है। ऐसे केस में आपके पास कम से कम 3 होटल का उसी एरिया में अल्टरनेटिव होना चाहिए। हो सके तो ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड होटल बुक कीजिए, ताकि आपको सुबह सुबह ब्रेकफास्ट मिल जाए और आपका सुबह का खर्चा थोड़ा बहुत बच सके। अगर आपका बजट बहुत ही कम है और आप बाहर का खाना ज़्यादा अफोर्ड नहीं कर सकते तो आप किचन फैसिलिटीज़ वाला रूम भी ले सकते हो, जिसको होम स्टे कहा जाता है, जिसमें आपको इलेक्ट्रिक इंडक्शन और कुछ बर्तन भी मिल जाते हैं। जैसे कि मैं एक बजट ट्रैवलर हूँ और मेरे होटल में ये सब फैसिलिटीज़ थी। इसमें इंडक्शन, थोड़े बहुत बर्तन, ओवन, ये सब चीज़ें मुझको मिल गई थी। अगर आपका बजट ठीक ठाक है तो आपको होम स्टे की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आप यहाँ के अलग अलग रेस्टोरेंट्स का डिलीशियस फूड एंजॉय कर सकते हो। होटल के बारे में और कुछ बातें जाननी ज़रूरी है, जैसे कि आप अगर अल्कोहल कंज्यूम करते हो तो आपके होटल में मिनी फ्रिज ज़रूर होना चाहिए। अगर आप नहीं भी करते हो तो मेरी सलाह मानिए, आपको एटलीस्ट गोवा में वाइन ज़रूर पीनी है, चाहे आप सिंगल हो या फिर कपल या फिर फैमिली। दूसरी बात, आपके होटल में स्विमिंग पूल ज़रूर होना चाहिए। होटल में आइडेंटिटी प्रूफ के लिए पैन कार्ड को अलाउ नहीं करते हैं। अगर आपके पास नायलॉन कॉस्ट्यूम है तो आप उसको कैरी कीजिए, क्योंकि स्विमिंग पूल में यहाँ पे नायलॉन कॉस्ट्यूम कंपलसरी है। अगर आपके पास नहीं भी है तो आप गोवा में जाके खरीद सकते हो। अगर आप नहीं लेते हो तो आपको यहाँ के होटल वाले स्विमिंग पूल में इंटर नहीं करने देंगे। कुछ ऐसे रूल्स इन्होंने बना के रखे हैं, लेकिन फिर भी आप होटल ओनर से पूछ लो, हो सकता है आपका स्विमिंग कॉस्ट्यूम का खर्चा बच जाए। और एक बात, अगर आपके पास एक ही आइडेंटिटी है तो आप सबसे पहले होटल में चेक इन कीजिए, उसके बाद बाइक रेंट पे लीजिए, क्योंकि जब आप बाइक रेंट पे लेते हो तो आपको उनके पास आपकी एक आइडेंटिटी रखनी होती है। अगर आपके होटल में वाटर प्यूरीफायर नहीं है तो आप 65 रुपीज़ वाला वाटर कैन साथ में लेके जा सकते हो, ताकि आपका पानी का खर्चा थोड़ा कम हो सके और आप उसी प्राइस में बियर को एंजॉय कर सको। जोक्स अपार्ट, चलिए अब हम चलते हैं घूमने, और घूमने के लिए हमको बाइक रेंट पे लेनी पड़ेगी। गोवा में नियरली हर जगह पे आपको बाइक रेंट पे मिल जाएगी। यह है एक्टिवा 5G का प्राइस 300 या फिर 350 रुपये, और यह है फसिनो का प्राइस जो कि 300 या फिर 350 में आपको मिल सकता है। अब ये सीज़न टू सीज़न डिपेंड करता है। अगर आप गोवा 31 दिसंबर के आसपास जाते हो तो आपको यही बाइक 500 रुपये किराए पे मिल जाएगी।
और अगर अक्टूबर नवंबर में जाते हो या फिर दिसंबर के शुरू में जाते हो तो आपको यही बाइक 300 रुपये 350 रुपये के आसपास किराए पे मिल जाएगी। हो सकता है 250 रुपये में भी मिल जाए। होटल रूम्स का भी वैसे ही सीन है। अगर आप 31 दिसंबर के आसपास गोवा जाते हो तो आपको नॉर्मल चार्जेस से डबल या फिर ट्रिपल अमाउंट पे करना पड़ सकता है। और याद रहे, अगर आप बजट ट्रैवलर हो तो आपके एक दिन के होटल का किराया 700 से 1500 रुपये से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता है तो आपका पूरा बजट बिगड़ सकता है। यहाँ के होटल्स के नॉर्मल चार्जेस 1000 से 1500 के बीच में होते हैं। कुछ अच्छे होटल्स का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। अब बाइक के बारे में कुछ बातें मैं आपको बता देता हूँ। जब आप बाइक हायर करो तो आपको उस बाइक का पूरा वीडियो निकालना है, मतलब चारों ओर से। अगर वीडियो नहीं निकाल सकते तो आपको एटलीस्ट चारों ओर से उस बाइक के फ़ोटोज़ निकाल के रखने हैं, क्योंकि उस गाड़ी के ऊपर अगर कोई खरोच है तो वो चार्जेस आपको ना देने पड़े। और ये फ़ोटोज़ या फिर वीडियो आपको बाइक ओनर के सामने ही निकाल के रखना है। दूसरी बात, आपकी बाइक का प्लेट ब्लैक एंड येलो होना चाहिए, क्योंकि ये प्लेट स्पेशली टूरिस्ट लोगों के लिए बना है। अगर आपके बाइक का नंबर प्लेट ब्लैक एंड वाइट होता है तो इसका मतलब है कि ये सिर्फ गोवा के लोगों के लिए बना है, तो आप वो बाइक कभी भी हायर नहीं करोगे, अदरवाइज़ आपको पुलिस पकड़ लेगी। तो याद रखिए, येलो एंड ब्लैक नंबर प्लेट। तीसरी बात, आपको हेलमेट पहनना कंपलसरी है, क्योंकि अगर आप हेलमेट नहीं पहनते हो तो आपका चालान कट सकता है। और हेलमेट से कितने भी आपके बाल खराब हो जाए, लेकिन आपको हेलमेट पहनना ज़रूर पड़ेगा। यानी कि इनडायरेक्टली ये हेलमेट आपके फ़ोटोशूट का मज़ा ख़राब कर सकता है। चौथी बात, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि उनके पास आपको एक आइडेंटिटी रखनी पड़ती है जब आप बाइक हायर करते हो, जैसे कि आधार कार्ड। नेक्स्ट, यहाँ पे सिर्फ सिंगल या फिर डबल सीट ही अलाउड है, ट्रिपल सीट आपको अलाउ नहीं है। पुलिस बहुत सारी जगह पे रहती है। अब ड्रिंक एंड ड्राइव का क्या सीन है? ड्रिंक तो सभी करते हैं और ड्रिंक करके ड्राइव भी सभी करते हैं गोवा में, सो इसका कोई इशू नहीं है। लेकिन हाँ, आपकी गाड़ी स्ट्रेट चलनी चाहिए। अगर आप ज़्यादा पीते हो तो प्रॉब्लम आ सकती है। नेक्स्ट, जब आपको बाइक किराए पे मिलती है तो उसमें पहले से ही आधा लीटर पेट्रोल भरा हुआ होता है, तो आपको तुरंत पेट्रोल पंप पे जाना है और सबसे पहले गाड़ी में पेट्रोल भरवाना है। नेक्स्ट, आपकी गाड़ी की डिक्की में हमेशा एक पानी की बोतल ज़रूर होनी चाहिए, ताकि आप थोड़ा सा खर्चा बचा सकते हो। नेक्स्ट, अगर आपके होटल के पास में ही बीच है तो आप पहले दिन गाड़ी रेंट पे मत लीजिए, क्योंकि आपका उस वक्त का बाइक का खर्चा बच जाएगा और आप बीच पे पैदल भी घूमने के लिए जा सकते हो। अगर आप कपल या फिर सिंगल हो तो आप बाइक रेंट पे लीजिए। अगर आप फैमिली हो तो आप जीप हायर कर सकते हो। जीप का खर्चा लगभग 1500 से 2500 के बीच में हो सकता है, और ज़्यादातर ओपन जीप हायर कीजिए। गोवा में हर जगह पे कैश कैरी कीजिए, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादातर लोग कैश ही एक्सेप्ट करते हैं, ऑनलाइन पेमेंट कोई एक्सेप्ट नहीं करना चाहता। गोवा के बीचेस वर्ल्ड फेमस है और यहाँ पे समंदर में खेलने का मज़ा कुछ और ही है। तो इसलिए जब तक आप पूरे थक नहीं जाते तब तक आप समंदर में खेलते रहिए। तो इसी बात पे हम जानते हैं गोवा के वाटर स्पोर्ट्स के प्राइजेस क्या है। याद रखिए, गोवा में ओला उबर कुछ भी अवेलेबल नहीं है, और जितनी भी प्राइवेट टैक्सीज अवेलेबल है वो बहुत ही ज़्यादा चार्ज करते हैं। और अगर आप बस से अलग अलग जगह पे ट्रैवल करते हो तो आपका मज़ा भी किरकिरा हो सकता है, तो रेंटेड बाइक ही सही ऑप्शन है। आपके पास एटलीस्ट लर्निंग लाइसेंस होना ज़रूरी है। ये कुछ वाटर स्पोर्ट्स की लिस्ट है। स्पीड बोट डॉल्फिन, यानी कि स्पीड बोट पे आपको डॉल्फिन्स दिखाए जाएंगे, जिसका चार्ज लगभग 330 रुपये होता है। साइट सीइंग ट्रिप, इसका भी चार्ज लगभग 330 रुपये के आसपास होता है, या फिर 300 रुपये भी हो सकता है। इसमें बोट से आपको अलग अलग फेमस गोवा के प्लेसेस दिखाए जाएंगे, साथ साथ में अगर कहीं पे शूटिंग हुई है गोवा में तो उसके बारे में भी आपको जानकारी दी जाएगी। स्पीड बोट राइड, इसमें सिर्फ आपको समंदर का चक्कर लगवाया जाएगा, जो कि पर पर्सन 150 रुपीज़ होता है। क्रूज़र डॉल्फिन ट्रिप और साइट सीइंग ट्रिप,
तो इसमें होता है कि आपको डॉल्फिन्स दिखाए जाएंगे और आपको अलग अलग साइट्स भी यहाँ पे देखने को मिलेंगी, जैसे मैंने बोला फेमस गोवा के प्लेसेस और साथ साथ में जहाँ पे शूटिंग्स हुई है वो लोकेशंस। लेकिन ये सिर्फ आपको दूर से दिखाई देंगे, आप उसके पास में नहीं जा सकते क्योंकि आप समंदर में रहते हो उस वक्त। क्रूज़र बोट राइड ये होती है लगभग 150 रुपीज़ पर पर्सन। बनाना राइड वो होती है 1500 रुपीज़ फॉर 5 पीपल, 5 लोगों के लिए 1500 रुपये। लेकिन अगर आप सिंगल हो तो आपको वो किसी और टीम के साथ एडजस्ट करवा ही देता है 300 रुपये में। रिंगो राइड ये होती है 2 पर्सन की 1000 रुपये में, मतलब 500 रुपीज़ पर पर्सन। जेट स्की वाटर बाइक ये सिंगल पर्सन के लिए आपको पड़ती है लगभग 400 रुपये में। जेट स्की वाटर बाइक डबल, इसमें आपको लगभग चार्ज लगता है 2 लोगों के लिए 600 रुपये। इसका मतलब थोड़ा डिस्काउंट आपको मिल जाता है अगर आप 2 लोग करते हो इसको तो 1 बाय 1। लेकिन इस पर आपको जेट स्की चलाने को नहीं मिलती है, जेट स्की चलाने वाला दूसरा पर्सन होता है और आप सिर्फ सामने बैठे रहते हो, तो मुझे ये पर्सनली पसंद नहीं है। उसके बाद में बीच पे अलग अलग पैरासेलिंग होती है। पैरासेलिंग का चार्ज थोड़ा ज़्यादा होता है 1000 रुपीज़ पर पर्सन। अगर उसमें से भी आपको पानी में डिप करनी है पैरासेलिंग करते वक्त तो आपको उसका चार्ज 300 रुपये अलग से देना पड़ता है। विंच पैरासेलिंग का चार्ज भी लगभग सेम है, इसमें आपको 1000 रुपये देने पड़ते हैं। अगर आपको डिप करवानी है विंच पैरासेलिंग में भी तो उसके भी आपको 300 रुपये एक्स्ट्रा देने पड़ते हैं। इसमें और एक फिल्मी चक्कर नाम की अलग से ट्रिप होती है जिसका चार्ज 300 रुपये होता है। उसी को हम साइट सीइंग ट्रिप भी बोल सकते हैं। इसमें आपको जैसे कि अलग अलग मूवीज़ के शूटिंग्स के प्लेसेस के बारे में देखने को मिलता है, लेकिन दूर से। मैंने डांस क्रूज़ को प्रेफर किया था क्योंकि मैं बाकी चीज़ों में इतना इंटरेस्टेड नहीं था। इसमें से साइट सीइंग ट्रिप और डांस क्रूज़ आपको पंजिम से मिल जाएंगी, बाकी सब वाटर स्पोर्ट्स आपको किसी भी बीच पे मिल सकते हैं। वैसे भी गोवा जाने के बाद आपको पंजिम को विज़िट एक दिन करना चाहिए। ये 2 पंजिम के बीचेस हैं, एक डोनापोला और एक मीरामार, दोनों भी अच्छे बीचेस हैं। उसके बाद में आपको पंजिम मार्केट में जाना चाहिए जो कि बहुत अच्छा और बड़ा मार्केट है। उसके बाद में इमैकुलेट कंसेप्शन का चर्च यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, वो भी बहुत खूबसूरत है। चलिए अब हम बात करते हैं गोवा के नाइट क्लब्स की। गोवा का सबसे फेमस क्लब माना जाता है टिटोज़ क्लब। इसमें बॉलीवुड और हॉलीवुड ऐसे 2 क्लब्स हैं। बॉलीवुड क्लब में बॉलीवुड्स के गाने बजते हैं और हॉलीवुड क्लब में हॉलीवुड के गाने बजते हैं। आप दोनों में भी एंट्री ले सकते हो, लेकिन हॉलीवुड क्लब में ज़्यादातर फॉरेनर्स आते हैं, लेकिन ये ज़्यादा मैटर नहीं करता, आप हॉलीवुड क्लब में भी एंट्री ले सकते हो। लेकिन याद रहे अगर आप सिंगल हो तो आपको 2500 रुपये का एंट्री चार्ज लग सकता है, और अगर आप कपल हो तो आपको चार्ज लगेगा लगभग 2200 रुपये का। इसमें आपको अनलिमिटेड फ्री ड्रिंक्स और फ्री स्नैक्स अवेलेबल रहेंगे। उसके बाद आता है माम्बोज़ क्लब। माम्बोज़ क्लब की फ़ीस भी लगभग सेम ही है क्योंकि ये गोवा के टिटोज़ लेन में पड़ता है, बागा बीच के पास में। दोनों भी क्लब बागा बीच के पास में पड़ते हैं। ज़्यादातर क्लब्स में लेडीज़ एंट्री फ्री होती है और साथ में फ्री ड्रिंक्स भी उनको प्रोवाइड किए जाते हैं। उसके बाद में आता है सिंक नाइट क्लब। ये कलंगुट के पास में लोकेटेड है। ये भी एक बहुत अच्छा क्लब है। नेक्स्ट हमारी लिस्ट में आता है LPK वाटर फ्रंट क्लब। ये भी एक बहुत ही अच्छा क्लब है। नेक्स्ट है हमारा क्लब क्यूबाना। एक ज़माने में क्लब क्यूबाना का नाम टिटोज़ क्लब के बाद में आता था, लेकिन कुछ रीजंस की वजह से 3 साल से ये क्लब क्यूबाना बंद पड़ा हुआ है। इसका भी चार्ज लगभग 2200 के करीब होगा, लेकिन फ़िलहाल ये बंद है। यहाँ पे ये कुछ और प्रीमियम क्लब्स है, ऑल प्रीमियम क्लब OWL, उसके बाद में हैमर्स नाइट क्लब। लेकिन हमारी बजट ट्रिप वाली जनता इन क्लब्स में तो नहीं जा सकती, इसलिए बजट वालों के लिए बागा बीच पे फ्री क्लब्स अवेलेबल है। ज़्यादा जानकारी के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और टॉप पे एक बटन दिया गया है, क्लिक करके आप फ्री क्लब्स के बारे में देख सकते हो। अब बात करते हैं गोवा के खाने के बारे में। गोवा के रेस्टोरेंट्स में खाना थोड़ा ज़्यादा महंगा ही मिलता है। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आपको गोवा की फ़िश ज़रूर ट्राई करनी चाहिए।
वैसे ये कुछ बजट रेस्टोरेंट्स के नाम हैं जो कि मैं आपको यहाँ पे लिस्ट कर रहा हूँ। एक है पंजाबी ढाबा जो कि कलंगुट के बीच के पास में आपको मिल जाएगा, जिसका एग्जैक्ट लोकेशन मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। दूसरा है ओम साई रत्न रेस्टोरेंट जो कि फैमिलीज़ के खाने के लिए एक प्रॉपर प्लेस है, और ओम साई रत्न रेस्टोरेंट एक वेजिटेबल रेस्टोरेंट भी है। तो अगर आप वेजिटेरियन हो तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब थोड़ा बात कर लेते हैं कसिनोज़ के बारे में। गोवा के क्रूज़ के ऊपर बने हुए कसिनोज़ ज़्यादा ही पॉपुलर है, जिनकी एंट्री फ़ीस लगभग 1500 से 2000 तक होती है, और इसमें आपको खाना भी इंक्लूडेड रहता है। तो आप बजट ट्रैवलर नहीं हो तो इसका एंजॉय आप कर सकते हो। इस एंट्री फ़ीस में ही आपको 500 से 1000 रुपये के कूपन्स भी मिल जाते हैं, जिसमें आप कसिनो में खेल भी सकते हो। क्रूज़ कसिनोज़ ज़्यादातर पंजिम में लोकेटेड है, तो आपको क्रूज़ कसिनोज़ के लिए पंजिम से जाना पड़ेगा। कुछ इस तरीके से आप गोवा का 4 दिन का प्लान बना सकते हो। डे 1 नॉर्थ गोवा, डे 2 साउथ गोवा, डे 3 पंजिम, डे 4 ओल्ड गोवा चर्चेस, और नाइट क्लब्स तो आप हर रात एंजॉय कर ही सकते हो। गोवा के बारे में मैं आपको थोड़ी और जानकारी देता हूँ। गोवा की लोकल लैंग्वेज कोंकणी है, लेकिन ये हिंदी में आपसे बात करेंगे, और यहाँ के लोग बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल भी है। साथ में यहाँ की पुलिस भी बहुत ही ज़्यादा हेल्प करती है, और छोटे बच्चों से लेके बूढ़ों तक यहाँ पे सभी लोग घूमने के लिए आ सकते हैं। गोवा के ये सभी क्लब्स रात के 2 बजे तक चलते रहते हैं। और यह है हमारे गोवा में लगने वाले एक्सपेंसेस की समरी। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग ट्रैवल मंकी।